गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपना पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस यूनिट के कुछ जो बेसिक हमारे कंटेंट्स हैं, कुछ बेसिक हमारे जो वर्ड्स हैं जो बार बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि बार बार जब हमारे सामने ये वर्ड्स आएँ तो हम लोग को किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो कि इसका मतलब क्या है। तो डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बहुत ही एक सिंपल वर्ड है, लेकिन हम लोग दो वर्ड्स हैं जिसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। एक हमारा वर्ड है उसमें से अग्रीमेंट, हम दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, और एक हमारा वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। डे टू डे लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात तक जब हम लोग सोने जाते हैं, हम लोग बहुत लोगों के साथ अग्रीमेंट करते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, हम लोग अपने घर के लिए कभी ब्रेड या कोई चीज़ खरीदते हैं, तो शॉपकीपर के पास हम लोग जाते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, उसको पे करते हैं, ये एक अग्रीमेंट है। न्यूज़पेपर वाला आता है, वो हमें न्यूज़पेपर देता है, हम लोग का उसके साथ महीने भर का अग्रीमेंट होता है कि आप हमें न्यूज़पेपर डिलीवर करोगे तो हम आपको मंथ के एंड में पेमेंट करेंगे। ये सब अग्रीमेंट है। तो हम लोग को पता भी नहीं है कि डे टू डे लाइफ में सुबह से लेके एंड तक हम लोग कितने अग्रीमेंट्स करते हैं, और हम लोग इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि अग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो आज पहले हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं अग्रीमेंट, और एक हम लोग वर्ड पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं, अग्रीमेंट का मतलब विच इज एंटर्ड इनटू और बिटवीन टू पार्टीज। दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ का अग्रीमेंट हुआ तो हम लोग के लिए वो अग्रीमेंट है। लेकिन हमारा लॉ कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में भी दो पार्टी हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग अपने आप से तो नहीं कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमें मिनिमम दो पार्टीज की तो ज़रूरत होगी ही होगी। जैसे बायर है, सेलर है, या फिर बेलर है, बेली है, प्लेजर है, प्लेजी है, तो दो लोगों की ज़रूरत हमें होगी ही। लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओनली दोज agreements are contracts which are enforceable at law। तो केवल वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं विच आर एनफोर्सिएबल एट लॉ। तो अब जब हमारे सामने ये वर्ड आया एनफोर्सिएबिलिटी, उसका मतलब क्या हुआ? एनफोर्सिएबल एट लॉ का मतलब क्या हुआ? एनफोर्सिएबल एट लॉ से सबसे पहले आएगा कैपेबिलिटीज ऑफ पार्टीज, कि मतलब ये जो दो पार्टीज़ हैं, हम लोग को पता है कि मिनिमम दो पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दो पार्टीज़ होनी चाहिए। तो वो दो पार्टीज़ हैं, दोनों केपेबल इनफ होनी चाहिए। अब केपेबिलिटी से हम लोग क्या मानेंगे? सबसे पहला मेजर, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? 18 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम। तो दोनों ही पार्टीज जो हैं वो 18 साल से ऊपर की हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? मेजॉरिटी, कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या है, हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए।
उसके बाद साउंड माइंड, मतलब मेंटली केपेबल इनफ फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस। मतलब साउंड माइंड, हम एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है कि हमको पता है कि सामने वाला बंदा क्या हमसे बोल रहा है, सामने वाला बंदा क्या हमसे चाहता है, क्या प्राइस है, तो हम मेंटली फिट है, मेंटली हम केपेबल इनफ है टू मेक गुड डिसीजन। और तीसरा आता है सॉल्वेंसी, हम इंसॉल्वेंट नहीं है। तो ये 3 चीज़ें बताती हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ पार्टी। तो सबसे पहला इन्फोर्सेबिलिटी का क्या चीज़ है, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी की पार्टीज जो हैं, बोथ द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बोथ द पार्टीज आर मेजर, बोथ द पार्टीज आर साउंड माइंड, बोथ द पार्टीज आर सॉल्वेंट इनफ। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम लोग लॉ की लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं। क्विड प्रो क्यू मतलब कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे, उसमें ये है प्राइस टू बी पेड, लेकिन इस समथिंग इन रिटर्न में कुछ भी हो सकता है। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। हम सुबह गए, हम शॉपकीपर के पास गए कि हमको जीन्स खरीदनी है, तो हमें प्राइस बताता है कि ये जीन्स 1000 रुपये की, हम उसको 1000 रुपये पे करेंगे। तो समथिंग इन रिटर्न क्या है कि अगर हमको जीन्स चाहिए तो हमको 1000 रुपये उसको पे करना है। या फिर हम काफ़ी बार अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं, हमें उसकी एक बॉटल बहुत पसंद आई, हम कहते हैं हमको बॉटल दे दो, वो कहती है ठीक है, हमने कितने की है, कहते हैं कोई बात नहीं है, बॉटल नहीं, तुम हमको चलो वहाँ तक ड्रॉप ही कर दो, वही ठीक है, या फिर तुम इसके बदले में हमको अपना ये बॉक्स दे देना, अपनी ये चीज़ दे देना। तो समथिंग इन रिटर्न मतलब दोनों ही पार्टीज के बीच में म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड हुई है, विच कैन बी मॉनेटरी एंड विच कैन नॉट बी मॉनेटरी ऑल्सो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि कंसिडरेशन में मॉनेटरी चीज़ ही जाएगी, मॉनेटरी भी जा सकती है, नॉन मॉनेटरी भी जा सकती है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसको हम लोग लॉ में कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये है कि हमने जो चीज़ आपको बोली, आपने उसी मतलब से उस चीज़ को समझा। काफ़ी बार होता है ना, हम बोल कुछ और रहे हैं, हम किसी और इंटेंशन से बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में आई, लेकिन आपको किसी दूसरे ही इंटेंशन समझ में आई। आपको हमारी बात समझ में आई, लेकिन कुछ और ही आपने समझा, हमारे बोलने का मतलब कुछ और था और आपने समझा किसी दूसरे सेंस में, वो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। कंसेंसस ऑफ आइटम का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड एट एग्जैक्टली द सेम टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट बोथ द पार्टीज डिजायर, कि एक दूसरा बंदा समझे। हम जो जिस इंटेंशन से आपको समझाना चाहते हैं, सामने वाला बंदा उसी इंटेंशन से हमारी बात को समझ रहा है। तो यहाँ पे आता है व्हेन इज द कंसेंट फ्री। तो हम लोग ने पढ़ा कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंसस एट आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड। तो ये हमारी जो कंसेंट है वो फ्री कब मानी जाएगी, ये हमारी फ्री तब मानी जाएगी जब नीचे में से कोई भी फीचर उसमें प्रेजेंट नहीं है। नन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो जब नीचे वाले ये एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमारी ये जो कंसेंट है ये फ्री मानी जाती है। सबसे पहला आता है कॉर्जन। कॉर्जन का मतलब होता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब
डराना धमकाना, डरा धमका के काम कराना, बंदूक की नोक पे काम कराना, बोलना कि तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपको हर्ट कर देंगे, आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपके फैमिली मेम्बर को किडनैप कर देंगे या फिर हम उसको मार डालेंगे, कुछ भी डराना धमकाना, उसको हम लोग कहते हैं कॉयजन। अगर ऐसे ही आप हमसे बोलते तो शायद हम आपका काम ना करते, लेकिन आपने हमें डराया धमकाया, आपके डर की वजह से हमने आपको रजामंदी दिखाई है, बंदूक की नोक पे आपने हमारी अप्रूवल ली है, हमने अप्रूवल दी लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं थी। अगर आप हमें ना डराते ना धमकाते तो शायद हम आपको अप्रूवल ना देते। सेकंड आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा एक वर्ड आएगा डोमिनेंस, पावर। हम अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम आपके एम्प्लॉयर हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं और आपको भी पता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो शायद ही हमारी सैलरी घटा देंगे, शायद ही हमें जॉब से निकाल देंगे। तो आप फ्रीली अपनी अप्रूवल नहीं दे रहे हो, आप इसलिए अप्रूवल दे रहे हो क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे थोड़ी ऊंची पोजीशन में है और आपको डर है कि अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये अपनी पोजीशन को हमारे एडवर्स भी यूज़ कर सकता है, हमारे अगेंस्ट भी इसको यूज़ कर सकता है, इसलिए हमने अप्रूवल दी। उसके बाद आता है हमारा मिस्टेक, गलती। हमसे समझाने में गलती हो गई या आपसे समझने में गलती हो गई, लेकिन गलती हुई। उसके बाद आता है फ्रॉड। ये गलती नहीं थी, ये डेलिबरेट था, डेलिबरेटली, जानबूझ के हमने आपको कोई चीज़ छुपाई या आपको कोई चीज़ गलत बताई, तो ये डेलिबरेट एक्शन था। और है एक मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई चीज़ हमने आपको बताई गलत, हमें भी लगा था वो सही है लेकिन वो शायद सही नहीं थी। हमने आपको बोला कि आप हमारा हॉर्स खरीद लेना, कल आप आना, हमारे घर पे एक हॉर्स है आप उसको खरीद लेना, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि वो हॉर्स की डेथ हो गई है। जब आप आए हमें भी लगा था वो हॉर्स जिंदा है, फिट पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में, इसलिए हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली में जब आप हॉर्स खरीदने आए तो हॉर्स एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन था। जब ये सच्चाई का पता चलेगा, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वही एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी हमारी जो कंसेंट है वो फ्री होगी। अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हमारी कंसेंट कभी भी फ्री नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें पहले तो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो है कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, दोनों ही पार्टी, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज तो होंगी और दोनों ही पार्टी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। फिर समथिंग इन रिटर्न, हम लोग जब सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे उसमें बार्टर सिस्टम नहीं आता, उसमें प्राइस हैज़ टू बी पेड फॉर वट एवर सर्विसेज या वट एवर गुड्स यू ऑट टू परचेज। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसेंट फ्री होनी चाहिए। आप जोर ज़बरदस्ती से नहीं कह सकते तुम अपनी ये चीज़ दो और हम बदले में इतना ही देंगे। अगर वो बंदा आपकी बात से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो जितना वो डिमांड करे आपको पे करना। तो समथिंग इन रिटर्न विच इज हैज़ टू बी डिसाइडेड म्यूचुअली। और थर्ड आता है फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, और वो फ्री कंसेंट में ज़रूरी है कि कॉयजन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिस्टेक ना हो, फ्रॉड ना हो और मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब एक बंदा आपको ऑफर देगा कि ये ऑफर है और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस के दौरान हमारी कंसेंट क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के दौरान हमारी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। हम लोग प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। हम लोग मार्केट में भी जाते हैं तो वो कहते हैं 1000 रुपये, हम कहते हैं नहीं भैया 900 की लगा दो, वो कहते हैं नहीं 950 रुपये दे देना। तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, हम लोग बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बंदूक दिखा के नहीं कह सकते कि नहीं हमें खरीदेंगे भी और तुम केवल 900 में ही हमको दोगे। ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकती है। तो ऑफर, जब तक एक बंदा हमको ऑफर नहीं देगा तब तक हम कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ज़रूरी है ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो एक बंदा हमको ऑफर दे रहा है और हमको कुछ भी मिस्टेक नहीं है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं है। उसने जिस इंटेंशन से अपना ऑफर हमें बताया है, हमको उसी इंटेंशन से उसका ऑफर समझ में आया है, तब जाके हमने अपनी कंसेंट दी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये हम लोग ने पहले इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे सामने बार बार ये वर्ड्स आएंगे, तो हर स्टेज पे हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अरे इसका मतलब क्या है, तो हम लोग को पहले ही उसका मतलब समझ में आ जाए कि ये चीज़ें हैं क्या। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडिया में हर एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को
गवर्न करता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन, स्टैम्प्ड, साइंड बाय बोथ द पार्टीज। तो ये सारे रूल्स हमारे लिए किसने बनाए? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बनाए। The act was passed by British India and is based on the principle of English common law. It extends to the whole of India. It determines the circumstances in which promises made by party to contract shall be legally binding on them. आप लोगों ने आपस में जो भी promises किया है, promise का मतलब होता है accepted ऑफर। हमने आपको बताया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने आपको ऑफर दिया कि क्या आप हमारे लिए ये काम करोगे, जब आपने बोला कि हाँ हम करेंगे, मतलब प्रॉमिस था। एक्सेप्टेड ऑफर को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस। बट ऑल प्रोमिसेस डू नॉट एंड इन कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग ने क्या पढ़ा? ओनली विच आर एनफोर्सिएबल एट लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग कब है? जब उनकी इन्फोर्सिएबिलिटी है। लॉ उनको वैलिड तभी मानेगा जब वो इन्फोर्सिएबल है। और लॉ उनको वैलिड कब मानता है? जब दोनों ही पार्टीज मेजर हैं, साउंड माइंड है, सॉल्वेंट है, समथिंग इन रिटर्न नेगोशिएटेड है, डिसाइडेड है और फ्री कंसेंट है तब। ऑल ऑफ अस एंटर इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे नोइंगली और अननोइंगली। हमको नहीं पता, हम सुबह दुकान वाले से अगर दूध का पैकेट लेने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम गए, उसने हमको पैकेट दिया, हमने उसको पैसा दिया, तो वो एक अग्रीमेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने एक छोटे बच्चे को भेजा कि जाओ ये काम कर दो, तो लॉ कहता है कि मेजर होना चाहिए। तो लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। हमारे घर में काम वाली होती है, हमारे घर का काम करती है हमारी काम वाली, तो वो काम वाली के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। वो महीने भर हमारा काम करती है, तो महीने के एंड में हम उसको पेमेंट करते हैं और उसकी ये जो सैलरी है, उसकी ये जो वेज रेट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और हम उसको जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम पूरा काम करो और हम तुम्हें इतना ही पे करेंगे। अगर वो विलिंग है, अग्रीड है, तभी वो हमारा काम करेगी उतने प्राइस में, नहीं तो वो नहीं करेगी। तो ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो उसने अपनी कंसेंट कैसे दी? फ्री में अपनी कंसेंट दी। टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। हम उसको ऑफर देते हैं, हमारा इतने में काम करोगे, वो एक्सेप्ट करता है कि हम करेंगे। तो वो क्या है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस ऑफर या एक्सेप्टेंस प्रपोजल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। All of us enter into a number of contract every day knowingly or unknowingly. Each contract creates some rights and duties on the contracting party. दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज तो होती ही हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों की कुछ राइट्स और लायबिलिटीज भी हैं कि हमने जो बोला है हम वो करेंगे, आपने जो बोला है आप करोगे। तो हम आपको ये चीज़ देंगे और आपने जो समथिंग इन रिटर्न बोला है आप अपनी वो चीज़ हमको दोगे। तो दोनों ही पार्टीज की राइट है आपके लिए काम करना और ड्यूटी है कि आपके लिए हम ये काम करेंगे और आपसे मुद्दा लेने का भी राइट रखते हैं। Hence this legislation, Indian Contract Act of 1872, being a skeletal nature, deals with the enforcement of this right and duty. तो अगर कोई चीज़ लीगल तरीके से नहीं बनाई गई है, अगर कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, तो कोर्ट भी उसको वैलिड नहीं करेगा। तो कोर्ट की नज़रों में अग्रीमेंट वैलिड तभी होते हैं जब वो इन्फोर्सिएबल एट लॉ है। इन्फोर्सिएबल एट लॉ का मतलब क्या हुआ? व्हेन कोर्ट या लॉ assumes it valid। तो लॉ अगर उसको वैलिड मानेगा तब मानेगा जब वो इन्फोर्सिएबल है। तो इन्फोर्सिएबल के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग ने पढ़े हैं। तो अगर फिर भी दोनों में से कोई पार्टी अपनी ड्यूटी नहीं निभाती है, राइट नहीं निभाती है, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। लेकिन अगर ये पॉइंट्स मिसिंग हैं तो कोर्ट कहता है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्फोर्सिएबिलिटी। तो कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये एक्ट 1 सितंबर 1872 में आया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब क्या होता है? ऑफर देना। सबसे पहले एक बंदा आपको ऑफर देगा। अगर कोई बंदा आपको ऑफर देगा तभी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको ऑफर ही नहीं मिलेगा तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ का होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफरर एंड ऑफरी। प्रपोजर, प्रपोजी।
मतलब जो बंदा ऑफर दे रहा है उसको हम लोग ऑफरर या फिर प्रपोजर कहते हैं। जो बंदे को ऑफर दिया जा रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज असेंट। यहाँ पे हमारा इंटेंशन केवल ये नहीं है कि हम केवल आपको जानकारी दें, यहाँ पे हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी बात के हिसाब से एक्ट करो। हम ये जो ऑफर आपको दे रहे हैं, हम ये जो टर्म एंड कंडीशन आपको बता रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कि हम ये कह रहे हैं ये कर दोगे या ये मत करो। कई बार हम लोग के पेरेंट्स कहते हैं आप ये मत करो, हम आपको ये ला के देंगे, तो वो हमको ऑफर दे रहे हैं कोई काम ना करने का। या कई बार वो कहते हैं कि ये काम करो तो हम आपको ये देंगे, तो वो हमें ऑफर दे रहे हैं ये काम करने का। तो ऑफरर का मतलब जो बंदा आपको ऑफर दे रहा है, ऑफरी का मतलब जो बंदा ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफरर आपको ये बात सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये बंदा आपको अपनी बात बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो केवल आपको जानकारी नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि आप उसकी बात के अकॉर्डिंग एक्ट करो। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ है, जो हमारा एक्सेप्टेड ऑफर होता है, जिसको हम लोग बाद में प्रॉमिस भी कहते हैं, तो वो है हमारा एक्सेप्टेंस। एज पर सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, प्रॉमिस का मतलब एक्सेप्टेड ऑफर। जब हम ऑफर को एक्सेप्ट कर देते हैं वो होता है प्रॉमिस की ठीक है ये बात हमें तुम्हारी ठीक लगी, तुम हमारे लिए ये करना, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। तो लेकिन एक्सेप्ट करता कौन है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप कोई ऑफर हमें दे रहे हो तो हम ही एक्सेप्ट करेंगे, हमारा कोई कलीग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिसको ऑफर दिया जाता है वही उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is मेड, जिस बंदे को ऑफरर वो ऑफर दे रहा है, जिस बंदे को ऑफरर वो प्रपोजल दे रहा है, वो बंदा अपनी असेंट, असेंट का मतलब कंसेंट देता है कि ठीक है तुम जो कह रहे हो हम वो करेंगे, या तुमने ये जो मना किया कि मत करना तो हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो बंदे को बोला जाता है एक्सेप्टर या फिर प्रपोजी या फिर ऑफरी। सेक्शन 2C डिफाइंस that the person making proposal is called the promiser and the person who accept is called the promisee। तो हम लोग उसको offerer, offeree, proposer, proposee या फिर promiser या promisee कुछ भी बोल सकते हैं। Agreement, according to section 2E, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is agreement। आपने हमारे लिए कुछ काम करा, हमने आपके लिए कुछ काम करा, वो हमारा promise है। रेसिप्रोकल का मतलब काफ़ी बार होता है ना कि आप इतना करोगे तो हम इतना करेंगे, आप इतना करोगे तो हम इतना, मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल का मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेस। जैसे हमारे घर में कारपेंटर आया, उसको एक रूम में 4 वार्डरोब्स बनानी है, 4 अलमीराज बनानी है उसको। हम उसको कहते हैं कि भैया जब आप पहली अलमारी बना दोगे तो हम लोग के बीच में जो भी कंसीडरेशन फिक्स्ड है उसका 25% अमाउंट हम आपको दे देंगे। जब आप दूसरी अलमारी बनाओगे हम रिमेनिंग 25 दे देंगे, आप तीसरी बनाओगे हम रिमेनिंग 25 दे देंगे, और जब चौथी बनाओगे तो रिमेनिंग आखिरी इंस्टॉलमेंट। तो आपने पहली बनाई हमने पहली पेमेंट करी, आपने दूसरी बनाई दूसरी पेमेंट, आपने तीसरी नहीं बनाई तो हमने तीसरी बार पेमेंट आपको नहीं करी। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब सेट ऑफ प्रॉमिस, सीरीज ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे एक बंदा अपना प्रॉमिस निभाता है तो दूसरा बंदा अपना प्रॉमिस निभाता है, एक बंदा अपना प्रॉमिस निभाता है तो दूसरा बंदा अपना प्रॉमिस निभाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट। अभी हम लोग वॉइड अग्रीमेंट नहीं करें क्योंकि पहले हम लोग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई अलग चीज़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सिएबल एट लॉ। तो हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, केवल वो वाले अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं विच आर इन्फोर्सिएबल एट लॉ। और लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, वो क्या होता है कि सबसे पहला कैपेबिलिटीज़ ऑफ पार्टी, कि दो पार्टीज़ जो अग्रीमेंट में जा रही हैं वो दोनों पार्टीज़ मेजर हैं, साउंड माइंड हैं, सॉल्वेंट है, मतलब किसी भी तरीके से कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। समथिंग इन रिटर्न फिक्स्ड है, फाइनलाइज्ड है, नेगोशिएटेड है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और मीटिंग ऑफ माइंड मतलब हमने जिस इंटेंशन से आपको कुछ समझाने की कोशिश करी आपने भी उसी इंटेंशन से उस चीज़ को समझा, तो वो है हमारा फ्री कंसेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फोर्सिबिलिटी। तो एज पर सेक्शन 2J अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल एट लॉ बिकम्स वॉइड। हमने आपको क्या बताया था, इन्फोर्सिएबल होगा तभी वो वैलिड होगा, तभी लॉ की नज़रों में वो चीज़ वैलिड होगी।
अगर इन्फोर्सिएबल नहीं है तो लॉ की नज़रों में वो चीज़ वॉइड, मतलब लॉ उस चीज़ को वैलिड नहीं मानता। वॉइड का मतलब लॉ उस चीज़ को वैलिड नहीं मानता है। लॉ उसी चीज़ को वैलिड मानता है जो कि इन्फोर्सिएबल एट लॉ है। तो एज पर सेक्शन 2J अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। हो सकता है कुछ फ्रॉड हुआ होगा जिसका पता चल गया, हो सकता है पहले आपने रजामंदी दिखाई लेकिन बाद में आपने बोला कि इसने तो बंदूक की नोक पे हमसे अप्रूवल ली है। अब अगर ये हमसे बिना बंदूक की नोक पे अप्रूवल लेता तो शायद हम इसको अप्रूवल देते भी ना, या हो सकता है इसने हमें झूठ बोला था, अगर हमें सच का पता होता तो शायद हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते भी ना। तो जब आपको सच्चाई का पता चला आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, तो इन्फोर्सिएबल नहीं तो वॉइड नहीं। तो ये थे हमारे अग्रीमेंट और ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आप लोग पहले देखो इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।